इस वीडियो में हम देखेंगे 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये चैप्टर जो है ना, ये बिल्कुल बेसिक है केमिस्ट्री का, मतलब जितने भी बेसिक्स होते हैं ना केमिस्ट्री के, वो इसी चैप्टर में देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं और केमिकल रिएक्शंस की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। स्टार्ट करने से पहले हमको फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एक और बार देखने पड़ेंगे, जो हम छोटी क्लासेस में भी देखते हुए आए हैं। तो फिजिकल की तो इतनी बात करनी नहीं है, मेनली हमको केमिकल चेंजेस की बात करनी है, क्योंकि केमिकल चेंजेस ही केमिकल रिएक्शंस होते हैं। फिजिकल में हमको पता है कि जब कोई भी रिएक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही है किसी भी सब्सटेंस की, तो वो फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। जैसे कि हम पेपर को कट करते हैं, पेपर को क्रम्बल कर देते हैं, तो पेपर को कट करना ही फिजिकल चेंज कहलाएगा। हम पानी को जमा कर आइस बना देते हैं, तो पानी जो पहले लिक्विड था वो सॉलिड हो गया, ये भी फिजिकल चेंज है। पर केमिकल चेंजेस में क्या होता है, हम एक से या फिर एक से ज़्यादा चीज़ों को, सब्सटेंसेस को रिएक्ट कराते हैं और नई फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब नई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वाला एक चीज़ जो है वो फॉर्म हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल, हमने आयरन को डाला कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, तो हमको हमारा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर मिल गया। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन होगा। हमने CuSO4 में ये आयरन नील को डाला, तो हमको मिल गया FeSO4 प्लस वो जो कॉपर की डिपॉजिट है ना, वो नील पर आ जाएगी। तो ब्लू से ये ग्रीन कलर का हमको कॉपर सल्फेट से नया हमको फेरस सल्फेट या फिर आयरन सल्फेट बोल दो, जो बोलना है, तो वो मिल गया। तो ये जो नई चीज़ हमको मिली है, न्यू थिंग फॉर्म हुई है ना, तो जब भी कोई न्यू चीज़ बनती है तो वो होती है केमिकल रिएक्शन। तो हियर व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ आयरन, टू न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, फेरस सल्फेट और हमारा कॉपर। दो नई चीज़ें मिली, फेरस सल्फेट और कॉपर। आगे देखते हैं, फिजिकल चेंज बता दिया, चेंज इन कलर या फिर स्टेट विच ऑकर्स बट नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। जैसे कि एग्जांपल, वाटर चेंज इनटू स्टीम व्हाइल बॉइलिंग बट नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। पानी को गर्म करोगे, पानी की भाप बन जाएगी, कोई नई चीज़ नहीं बनेगी। जो भाप है वो भी पानी ही रहता है, एक तरीके से पानी का गैसियस फॉर्म। Even though steam and water look different when they are made to react with a piece of sodium, they react the same way। भले जो ये पानी है हमको ऐसे गिरा और भाप है, ये दिखते अलग है, लेकिन अगर आप इनके साथ सोडियम से रिएक्ट करवाओगे ना, तो हमको सेम ही रिएक्शन देखने को मिलेगा, एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट मिलेंगे। दिस इन्वॉल्व ओनली चेंज इन स्टेट, यानी लिक्विड टू वेपर। यहाँ पर सिर्फ एक स्टेट चेंज हुई है, पानी जो पहले लिक्विड में था वो बन गया है वेपर में। आगे देखते हैं, ऑब्जर्वेशंस दैट हेल्प टू डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन। तो क्या क्या चीज़ें हमको हेल्प करती केमिकल रिएक्शन को डिटरमाइन करने में। इवोल्यूशन ऑफ गैस, की अगर कोई दो चीज़ों को मिला रहे हो तो कोई गैस मिल गई। सेकेंड, इवोल्यूशन ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, कोई ठंडा हो गया, गर्म हो गया। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को आगे। ये एक ऐसी चीज़ है जब हम दो लिक्विड को मिलाते हैं, ठीक है, जब हम दो लिक्विड्स को मिला रहे हैं तो एक ऐसी चीज़ बन जाए जो सॉलिड हो और इनसॉल्यूबल हो, मतलब वो उस पानी में ना मिले और अलग से दिखने लग जाए। जैसे कि हमने ये एक लिक्विड लिया, उसमें दूसरे को मिलाया, हमको एक नई चीज़ मिल गई जो उस पानी में घुल नहीं रही है, तो वो जो नई चीज़ जो पानी में घुलेगी नहीं, वो प्रेसिपिटेट कहलाती है। चेंज इन कलर और चेंज ऑफ स्टेट, ये भी हमको केमिकल रिएक्शन दिखाने में हेल्प करता है। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंजेस, जो केमिकल चेंज होते हैं ना, वही होते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या होता है, जिसमें रिएक्टेंट्स जो है ना वो इनटू प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये हमारे जो ये वाले हैं जो रिएक्ट करती हैं चीज़ें, वो कहलाती है रिएक्टेंट। और फिर जब वो रिएक्ट कर लेती हैं, आपस में रिएक्ट होती हैं, उसके बाद जो हमको वो चीज़ें मिलती है वो कहलाती है प्रोडक्ट्स। तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके नए नए प्रोडक्ट देते हैं तो वो कहलाता है केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट बाय मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये जो CuSO4 था, इसमें Cu और SO4 का बॉन्ड टूटा, Fe चला गया SO4 के पास और बना लिया FeSO4। अब कॉपर अकेला बैठा था तो कॉपर को मैंने अलग से यहाँ पर लिख दिया। Fe प्लस CuSO4 में कॉपर और सल्फेट का बॉन्ड टूटा, Fe चला गया SO4 के पास और Cu बेचारा अलग। ये क्या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आगे देखने ही वाले हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन यानी कि जब दो प्रोडक्ट मिलके एक ही प्रोडक्ट बना है। डिकम्पोजिशन यानी एक प्रोडक्ट एक ही रिएक्टेंट टूट के अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रहा है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन। इतने सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं, एक एक करके सब देखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं।
बट उससे पहले एक बार देख लेते हैं इक्वेशंस क्या होती है। इक्वेशंस होती है ना, तो वर्ड इक्वेशन भी होती हैं और हमारी सिम्बॉलिक इक्वेशन भी होती है। जैसे कि हमने सोडियम और क्लोराइड का रिएक्शन कराया, जैसे कि Na+Cl गिव NaCl, ठीक है, ये हमको मालूम है, बचपन से देखते आ रहे हैं, वैसे बचपन नहीं, पहले इसके पहले मैंने आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा रखा है अच्छे से, उसमें देख लेना, हमने ये वाला रिएक्शन करा है, वो वीडियो देख लेना अच्छे से। तो Na+Cl गिव NaCl, तो हम इसको Na को लिख सकते हैं सोडियम, प्लस हमारा Cl होता है क्लोराइड, हमको क्या दे रहा है सोडियम क्लोराइड, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो जब हम कोई रिएक्शन को वर्ड में लिखते हैं तो वो कहलाती है वर्ड इक्वेशन। अ वर्ड इक्वेशन इज अ केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस्ड इन वर्ड। ये कोई केमिकल रिएक्शन को जब हम वर्ड में एक्सप्रेस करते हैं तो वो कहलाती है वर्ड इक्वेशन, रेदर देन केमिकल फार्मूलाज। उसको केमिकल फार्मूला में नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये होते हैं केमिकल फार्मूला वाला। द अबव इक्वेशन मीन सोडियम क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, ये बताना चाह रहे हैं। सिम्बॉल्स, अब देखो अगर हम इन्हीं वर्ड इक्वेशन के सिम्बॉल्स लगा दें तो सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। अ सिम्बॉल इन द केमिकल कोड इज द केमिकल कोड फॉर एन एलिमेंट। इस सोडियम का केमिकल कोड क्या है Na, क्लोरीन का क्या है Cl, सोडियम क्लोराइड का क्या है NaCl, तो ये केमिकल कोड हो जाएंगे। ईच एलिमेंट हैज 1 और 2 लेटर एटॉमिक सिंबल विच इज द एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ इट्स नेम। एब्रीविएशन बताए ना, जैसे कि हम बोल देते हैं कि बाय द वे को हम BTW लिख देते हैं, टॉक टू यू लेटर को TTYL, तो ये एब्रीविएशंस होते हैं, फिर एक्रोनिम्स होते हैं। तो ये जो है ना क्लोरीन, इसका मैंने से C और L ले लिया Cl। अब सोडियम का तो आपको लगता है SD या SO होना चाहिए, पर सोडियम का कोई लैटिन वर्ड होता है, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, तो उसके कारण हमने उसका नाम लिया है Na। क्लोरीन है तो C और L लेके हम क्लोरीन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी मैंने अच्छे से बता रखी है। देखो सोडियम जो है, सोडियम के पास से हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11। लास्ट अगर 11 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8, 1। इसके पास 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, प्लस हमारा क्लोरीन के कितने होते हैं, क्लोरीन के पास होते हैं हमारे 17। तो 17 के बाद इसके हो जाएगी 2 8 और 7, यानी इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7। तो Na अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, खुद भी स्टेबल हो जाता है, क्लोरीन को भी स्टेबल कर देता है। तो ये बन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो Na प्लस हो जाएगा, क्लोरीन ने एक ले लिया तो माइनस हो जाता है, प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल करके ये खुद NaCl बन जाते हैं। तो ये एक दूसरे की वैलेंसीज को फुलफिल करने के लिए अगर इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाता तो वो एक इलेक्ट्रॉन की मांग उसकी वैलेंसी थी, जितने इलेक्ट्रॉन कोई देता है, जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो वो उसकी वैलेंसी थी, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को लिया, लेना और देना, जो जितने इलेक्ट्रॉन देता है और जो जितने इलेक्ट्रॉन लेता है वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। इट कैन बी कंसिडर्ड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन। देखो जो मैंने बोला, जो जितने इलेक्ट्रॉन देता है और जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या फिर शेयर करता है, शेयरिंग हमने अच्छे से कोवेलेंट बॉन्ड में भी आई थिंक अभी नहीं डाली है, वो भी डाल देंगे इसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, तो वो देख लेना। वेर इट कंबाइंस विद अनदर एटम टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, ठीक है, फिर उन्होंने NaCl का मॉलिक्यूल बना लिया। केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द टर्म्स ऑफ इट्स सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। कुछ नहीं करना है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को अगर अपन एक सिम्बॉलिकली मैनर में लिख देते हैं तो केमिकल इक्वेशन कहलाती है। जैसे कि हमने Zn को रिएक्ट कराया डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो हमने क्या करा, H2SO4 के बॉन्ड तोड़ा, Zn बना गया ZnSO4 और H2 अलग से निकल गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट होता है इनकी स्टेट को मेंशन करना। ये दिख रही है ना, सॉलिड है तो सॉलिड लिख दिया। अब H2SO4 भी नॉर्मल नहीं, डाइल्यूट वाला, मतलब इसमें थोड़ा पानी मिला हुआ है। H2SO4 होता है एक्वस यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट है, सॉरी हाइड्रोजन सल्फेट नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना, इसमें जो ये है ये मिक्स हो चुका है पानी के साथ। ZnSO4 जो हमको जिंक सल्फेट मिला, ये भी पानी के साथ मिक्स हो चुका है, प्लस H2। ये एरो क्या रिप्रेजेंट करती है, गैस को। इतनी राइटिंग क्यों आ रही है ढंग से, ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट करती है हमारी गैस को, और ये रिएक्टेंट है। जो एरो की ये वाली साइड में आते हैं वो रिएक्टेंट, और जो एरो की इस साइड में आते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट्स। ये तो कॉमन सेंस है भाई। एक्वस सॉल्यूशन के लिए फॉर गैस हमने क्या यूज़ करा ये, और अगर हम प्रेसिपिटेट बनेगा ना तो हम यूज़ करेंगे डाउनवर्ड एरो। यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स लिखे हुए थे। बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जितने, अब देखो यहाँ पर Zn कितना था, 1 था, और यहाँ भी Zn कितना है, 1 है। यहाँ H2 थे और यहाँ पर भी H2 ही है।
सोडियम जो था, सॉरी हाँ, SO4 1 था, SO4 1 है। तो यहाँ पर जो इतने थे ना उतने ही यहाँ पर है, मतलब जितनी चीज़ें हमने डाली उतनी ही चीज़ें हमको मिली। तो जो अगर हम इसका मास निकालेंगे ना, इसका मास निकालेंगे, फॉर एग्जांपल 10 आ गया, और अगर प्रोडक्ट का भी मास निकालेंगे ना तो भी 10 ही आना चाहिए। ये कहलाता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास, कि हमारा जो मास है ना, हमने समझ लो हमारे रिएक्टेंट का मास 10 आ रहा है और प्रोडक्ट का हमने मास निकाला तो 20 आ रहा है, तो 10 मास एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? 10 मास एक्स्ट्रा आ ही नहीं सकते, ये मतलब हो ही नहीं सकता है। अगर 10 मास का कोई रिएक्शन करवाओगे तो 10 नंबर के 10 मास का ही निकलेगा हमारा प्रोडक्ट का वेट। तो यही हम कहना चाह रहे हैं वो, कि हमारा जो रिएक्शन जब भी हम कराते हैं तो रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट का मास इक्वल होता है। ये होती है कंजर्वेशन ऑफ मास, कि कहीं से भी मास कम भी नहीं हो सकता, बढ़ भी नहीं सकता। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, नो एटम कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर मास बढ़ाना है तो अगर नई चीज़ें क्रिएट हो गई होगी तो मास बढ़ जाएगा, और नई चीज़ें अगर डिस्ट्रॉय हो गई होगी तो मास कम हो जाएगा। तो ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। सो नंबर ऑफ एटम फॉर ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड हैज टू बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड। अगर यहाँ Zn 1 है तो प्रोडक्ट में भी 1 होना चाहिए, अगर H2 2 है तो H2 प्रोडक्ट में भी 2 ही होना चाहिए, सल्फेट 1 है तो प्रोडक्ट में भी 1 ही होना चाहिए, मैच होना चाहिए। टोटल मास जो होता है ना वो हमें रिएक्टेंट्स का वो हमेशा इक्वल होता है टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का मास जो होता है वो इक्वल होता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी होती है? जब इसमें ये फुलफिल हो रहा होता है। द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड। जब रिएक्टेंट्स के साइड का हमारा सारे एलिमेंट्स की जो जितने भी नंबर है वो अगर मैच कर रहे हैं प्रोडक्ट की साइड से तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। जैसे कि ये इसमें जितने हमने रिएक्टेंट्स थे ना उतने ही हमारे प्रोडक्ट। अगर जिंक 1 था तो यहाँ पे प्रोडक्ट में भी 1 है, अगर H2 था तो H यहाँ पर भी 2 ही, अगर सल्फेट जो है वो 1 था तो यहाँ भी सल्फेट 1 ही है। ये बैलेंस्ड हो गई। अब अगर फॉर एग्जांपल कि हमको कोई बैलेंस नहीं दी गई है, अगर हमारी कोई इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो स्टेप्स होती है बैलेंस करने की इक्वेशन। वेट अ सेकेंड, यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड दे दी है, मेन मेथड दी ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपको पहले मेन मेथड बता देता हूँ, शॉर्टकट मेथड रहने देंगे क्योंकि शॉर्टकट मेथड जो ना वो बोर्ड एक्सेप्ट नहीं करता। शॉर्टकट मेथड बोर्ड में नहीं चलेगी तो मैं आपको मेन जो इसको लिख के करवा के दिखा दूंगा। पहले अपन स्टेप्स देख लेते हैं, जिसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। हम एक एक करके नंबर्स लगा कर देखते हैं, कोएफिशिएंट लगा कर देखते हैं और हम देखते हैं अगर बैलेंस हो रही है कि नहीं। मैं इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करके दिखा देता हूँ। जैसे कि है ये CaCO3, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ CaCO3 प्लस हमारा H3PO4 क्या देता है हमको, Ca3 ब्रैकेट में PO4 की पावर 2, नो पावर नहीं, सॉरी वो मैथ बढ़ रखा था, पावर निकल गया, प्लस H2CO3। अब पहली स्टेप क्या होती है? पहली स्टेप होती है कि हमको ये जो भी हमारी चीज़ें दी गई है इनके आसपास है ना एक बॉक्स बना लो, इस टाइप का इनके आसपास एक बॉक्स बना दो। ये बॉक्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये जो बॉक्स है ना ये हमको हेल्प करता है कि हम इस बॉक्स के अंदर कोई छेड़छाड़ ना करें। हमको जो भी नंबर लगाने हैं ना इस बॉक्स के बाहर ही लगेंगे, इस बॉक्स के अंदर कोई नंबर नहीं लगेगा। अब देखो शुरुआत करते हैं हम कैल्शियम से। कैल्शियम यहाँ पर 3 है, ठीक है दिख रहा है, बट यहाँ कैल्शियम ओनली 1 है, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ 3 ताकि कैल्शियम हो जाएगा 3। अब ये जो 3 है ना ये सभी चीज़ों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये जो 3 है ये सभी चीज़ों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये 3 कैल्शियम में भी होगा, ये 3 कार्बन में भी होगा, ये 3 ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई होगा। और ऑक्सीजन के पास पहले ही 3 है तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर पूरी चार्ट बना लेते हैं कि यहाँ कितने एलिमेंट्स हमारे प्रोडक्ट्स में, सॉरी रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में कितने हैं। तो आप ये चार्ट चाहो तो एग्जाम में भी बना सकते हो। यहाँ हम देख लेते हैं क्या क्या यूज़ है। जैसे कि हमारे पास कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और PO4 को मैं एग्जैक्टली साथ में ही लिख रहा हूँ ताकि हमको दिक्कत ना हो। PO4 या फिर चलो ऑक्सीजन और P को अलग कर ही देते हैं। ऑक्सीजन ऊपर है ही हमारा तो ये ऑक्सीजन ऊपर हो जाएगा। फिर हम देखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि हमारे रिएक्टेंट्स में क्या है। रिएक्टेंट्स में कैल्शियम 1 है और कार्बन जो है वो भी 1 है। ऑक्सीजन देखो यहाँ 3 है और यहाँ पर 4 है, तो 3 + 4 कितनी हो जाएगी, 3 + 4 हो जाएगी 7। हाइड्रोजन 3 है और P जो है वो 1 है।
अब RHS में देखो, यानी कि प्रोडक्ट्स में देख लो, कैल्शियम जो है वो 3 है, कार्बन कहाँ गया, कार्बन 1 ही है, ऑक्सीजन क्या हो गई 4 2 अब ये देखो ये 4 × 2 हो जाएगा अगर ब्रैकेट में, तो 4 2 8 हो जाएगा, 8 + 9 10 11 हो जाएंगी। हाइड्रोजन 2 है और हमारा P जो है ये भी P2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 है। अब देखो इन दोनों ही नंबर्स को हमको इक्वल करना है, तो कैल्शियम को इक्वल करने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ 3 लगा दिया, तो ये × 3 हो जाएगा। कैल्शियम हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन कैल्शियम ने कार्बन को भी 3 कर दिया और ऑक्सीजन को 6 कर दिया, तो 6 + 4 हमारा यहाँ ऑक्सीजन 10 हो जाएगी और कार्बन जो है वो 3 हो गया। कार्बन यहाँ पर 1 ही है, हमने देखा कार्बन अब यहाँ पर 1 ही है, तो इसको भी बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ 3 लगा दिया, जिससे 3 2 से हाइड्रोजन भी 6 हो गई, हमारा कार्बन भी 3 हो गया और ऑक्सीजन 3 3 से 9 हो गई। तो ऑक्सीजन अगर 9 हुई तो 9 + ये पुरानी वाली ऑक्सीजन जो कितनी थी हमारी 4 2 8, 8 + 9 कितना हो जाएगा हमारा 17। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको बैलेंस करने के लिए और क्या क्या करना चाहिए। ये 3 2 6 हो रही है, यहाँ पर एक ही हमारा 3 है, तो यहाँ पर मैं अगर 2 लगा दूँ तो हमारी हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगी, 3 2 6 हो जाएगा। P जो है हमारा P2 हो जाएगा, बिल्कुल हो गया। ऑक्सीजन जो है वो 2 4 8 हो जाएगी और 8 + 9 कितना, ये भी हमारा 17 हो जाएगी। अब देखो ये भी 3 3 हो गई, ये भी 3 3, ये 17 17, 6 6 और 2 2, हमने यहाँ लगाया 3, यहाँ लगाया 2, यहाँ लगाया 3। अब ये जो 3 नंबर्स लगाने के कारण हमारा जो है सारे सेम एटम्स इधर भी हो गए और हमारे रिएक्टेंट साइड में भी हो गए और हमारे प्रोडक्ट साइड में भी हो गए। इसी टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बैलेंसिंग की। यहाँ मैं एक ही एग्जांपल लेकर आया हूँ, और भी अगर हम करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कि बैलेंसिंग हमको पूरा अच्छे से करना पड़ता है, इसलिए बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करना एक एक करके, तो ये आपको समझ में आएगी, क्योंकि ये हमेशा एक क्वेश्चन बैलेंसिंग का बोर्ड में पूछा ही जाएगा। आगे आते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, कितने सारे मैंने आपको ऊपर ही बता दिए थे, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और आगे आगे फर्दर। कॉम्बिनेशन से शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन बहुत ईजी रिएक्शन है, इसमें बस कुछ नहीं होता, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट जो है ना वो बस एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। रिएक्टेंट चाहे जितने भी हो, लेकिन प्रोडक्ट कितना बनेगा, ओनली 1। रिएक्टेंट देखो यहाँ 2 है, इधर भी 2 इधर भी 2, लेकिन प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं 1। तो यही हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की पहचान है, कि हम कितने भी रिएक्टेंट ले लें, टू एलिमेंट्स और वन एलिमेंट इन वन कंपाउंड और 2, ये देखो सर ये जो है ना ये थोड़ी कंफ्यूजिंग डिफाइन लिखी, इसमें ये लिखा है अगर हम एक एलिमेंट प्लस एलिमेंट लें तो भी कंपाउंड बनेगा, अगर हम कंपाउंड प्लस एलिमेंट लें तो भी एक ही प्रोडक्ट बनेगा, और हम कंपाउंड प्लस कंपाउंड ले लें तो भी एक ही है वो बनेगा। ठीक है, ये डिफाइन दी गई है कि अगर देखो वो जो रिएक्टेंट है ना, अगर हम दोनों एलिमेंट्स ले लें तो भी एक प्रोडक्ट बनेगा, अगर हम एक कंपाउंड और एक एलिमेंट ले लें तो भी एक ही ये प्रोडक्ट बनेगा, और दो कंपाउंड्स ले लेंगे तो भी एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इन्होंने H2 और Cl2 का एग्जाम्पल दिया है। HCl कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन CO2 देता है, NH3 प्लस HCl इन्होंने NH4Cl बताया है। ठीक है, एलिमेंट प्लस एलिमेंट कंपाउंड, कंपाउंड प्लस एलिमेंट की भी कंपाउंड देता है, कंपाउंड प्लस कंपाउंड भी कंपाउंड देता ही है। ठीक है, और सिंगल दिख रहे हैं आपको, यही कॉम्बिनेशन रिएक्शन की पहचान है। एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक ही होगा। डिकम्पोजिशन एकदम वो जो कॉम्बिनेशन है ना उसका उल्टा, इसमें एक रिएक्टेंट होता है, सॉरी हाँ, इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं मिला होगा ना इसका एग्जाम्पल नहीं लिखा क्या है इसका, ऐसा कैसे हो सकता है, एग्जाम्पल तो उसका लिखना ही पड़ता है। कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ मर्क्यूरी का। HgO लिया, उसको अगर मैंने हीट करा तो हमको मिलेगा Hg प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, यह भी 2 हो जाएगा। तो देखो हमने एक ही HgO लिया, ये कंपाउंड लिया, इसको मैंने जैसे हीट करा तो हमको एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिल गए। मैंने रिएक्टेंट 1 ही लिया लेकिन मुझे प्रोडक्ट एक से ज़्यादा मिले, तो यही हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। अगर एक प्रोडक्ट हमको एक से ज़्यादा, सॉरी एक रिएक्टेंट हमको एक से ज़्यादा प्रोडक्ट दे रहा है तो वो कहलाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेज विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट या फिर लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 तरीके से हो सकते हैं। तो आप इसको हीट दे, प्लस का सिंबल हीट डिनोट करता है कि मैंने गर्म करा, अगर आप इसको हीट कर दो, इसको रोशनी में रख दो या फिर इसे इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो तो ये आपको 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट देगा।
तो ये कराएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब पहला हमने बताया हीट का ये एग्जांपल था मर्क्यूरी वाला। हमने देखो यहाँ पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करा तो हमारे पास मर्क्यूरी अलग से आ गया ग्रे वाला, ये डायग्राम आधा आधा छपाते हैं, मैनेज कर लेना, और ऑक्सीजन ऊपर से उड़कर जा रही है। अगला देखो लाइट वाला, हमारे पास पहले था H2O2, फिर हमने H2O2 को क्या करा, उसको हमने लाइट में रख दिया। लाइट में क्या रखा हमने, H2O2 को लाइट में रखा तो हमको मिल गया H2O प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमको मिला है। तो हमने देखा रिएक्टेंट एक ही था पर प्रोडक्ट एक से ज़्यादा मिले। अब इलेक्ट्रिसिटी वाला देख लो, इलेक्ट्रिसिटी में भी हम पानी को तोड़ेंगे, H2O को हम O2 प्लस H2 में तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम जैसे ही ये देखो पानी है, पानी में हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराने विद द हेल्प ऑफ कैथोड एंड एनोड। तो कैथोड एंड एनोड में हम जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं ना तो हमको ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस मिलती है। कैथोड पे मिलती है हमको हाइड्रोजन गैस और एनोड पे मिलती है हमको ऑक्सीजन गैस। और ठीक है, हाइड्रोजन जो है ना वो हमेशा देखो ये हाइड्रोजन इतनी है और ऑक्सीजन इतनी है, हाइड्रोजन डबल होती है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है पानी के मॉलिक्यूल में H के मॉलिक्यूल 2 होते हैं, ऐसे H 2 होते हैं और ऑक्सीजन एक ही होती है। तो इसके कंपेरिजन में हमेशा हाइड्रोजन जो रहेगा वो डबल स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलिसिस होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ना हमको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाली वीडियो में भी एक बार लिख के बताई थी, यहाँ भी लिख देता हूँ। ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर आता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, जो सबसे नीचे आता है वो कब से सबसे कम रिएक्टिव। तो ज़्यादा रिएक्टिव वाला क्या करता है, कम रिएक्टिव वाले कंपाउंड को उसको वहाँ से धक्का मार के हटा देता है और खुद उसकी जगह आकर बैठ जाता है। देखो ये जिंक है और ये कॉपर सल्फेट। अब बताओ जिंक और कॉपर में से ज़्यादा रिएक्टिव जिंक है। जिंक और कॉपर में से ये देखो ये रहा जिंक और ये कॉपर, जिंक ऊपर आता है तो कॉपर को क्या करता है, जिंक लात मार के हटा देता है। कॉपर को हटा दिया तो क्या बचा, जिंक प्लस SO4, तो खुद ZnSO4 बना देता है, कॉपर को अलग से बिठा देता है। अब Cu और Ag में से, अब Cu ऊपर आता है Ag के ऊपर आता है कॉपर, तो कॉपर क्या करता है, Ag को लात मार के हटा देता है, खुद अपना CuNO3 होल्टवाइज बना लेता है और Ag जो अलग से बेचारा बैठा रहता है वो कोने में जाके बैठ जाता है। तो इसमें क्या है, मोर रिएक्टिव वाला एलिमेंट लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को वहां से हटा देता है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ये जो है ना अब इसको हटा रहा था एक ही एलिमेंट, तो ये जाकर चुपचाप से कोने में बैठ रहा था। अब क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में, समझ लो Zn भी कोई कंपाउंड को लेकर बैठा था, कुछ भी यहाँ पर x मान लो, तो ये जो Cu है ना ये Zn वाले के साथ बैठ के CuX बना लेगा। ठीक है, देखो जो Zn था वो समझ लो ZnX था और ये CuSO4, Zn ने Cu को लात मारी और खुद ने ZnSO4 बना ली। अब ये Cu क्या करता है, X के साथ जाकर यहाँ CuX बना लेगा। देखो यहाँ पर इधर है हमारा Al2SO4 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और Al2SO4, अब हमारा जो एल्यूमिनियम है वो कैल्शियम है वो Al से ज़्यादा रिएक्टिव है। देखो कैल्शियम जो है हाँ वो Al से ज़्यादा रिएक्टिव है कि नहीं। तो कैल्शियम Al को हटा देगा, कैल्शियम कहाँ है, ये रहा कैल्शियम, ये Al को ये Al जो है ना इसको यहाँ से हटा देगा। Al को इसने जब हटाया तो खुद बना लेगा कैल्शियम सल्फेट, जो इसने यहाँ पे बना ली। अब Al बेचारा घूम रहा है, भाई मैं क्या करूँ, उसको दिख गई हाइड्रोक्साइड, तो ये हाइड्रोक्साइड के साथ खुद भी अपना बना लेता है। कैल्शियम जो था वो Al से ज़्यादा रिएक्टिव था, तो कैल्शियम ने Al को हटाया और खुद ने SO4 के साथ कंपाउंड बना लिया CaSO4। अब जो ये Al था वो घूम रहा था, भाई मैं क्या करूँ, कैल्शियम तो खुद ने, ये दोनों तो यूज़ हो गए कैल्शियम ने सल्फेट के साथ, तो क्या बचा, OH बचा, तो Al चला जाता है OH के साथ। समझ लो ये ABCD था, तो C चला गया B के साथ, तो हमारा CB प्लस AD हमको मिला। ये इस तरह से रिएक्ट करते हैं, AB प्लस CD क्या देता है, CB प्लस AD, मतलब ये C रिएक्ट कर लेगा B के साथ और A कर लेगा D के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या था, एल्यूमिनियम सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बन गया, कैल्शियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। आगे पीछे ये चेंज कर लेते हैं। अब आते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनता है। ये देख लो PbNO3 प्लस 2Ki पोटेशियम आयोडाइड है, ये है हमारा लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। ये भी देखो डबल डिस्प्लेसमेंट बताना चाह रहे हैं। जो हमारा पोटेशियम है,
वो क्या बोलते हैं, पीबी से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। पोटेशियम जो है, रुको सॉरी, ऊपर बता ही देता हूँ, कहाँ गया पोटेशियम, ये रहा सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। तो ये पोटेशियम जो है, एक सेकेंड, पोटेशियम जो है वो हमारा कहाँ गया, ये पीबी, ये रहा पीबी, ये हाँ है पोटेशियम, यहाँ इतना ऊपर है हमारा के। तो के जो है ना वो पीबी को हटा देता है। के क्या करता है, पीबी को हटा के खुद अपना के NO3 बना लिया। अब ये पीबी बेचारा भटक रहा है क्योंकि के और NO3 भी यूज हो गए, तो क्या बचा, सिर्फ आई बचा, तो खुद PbI2 बना लेता है। ये जो PbI2 होता है ये येलो कलर का होता है। ये देखो, ये KI है हमारा पोटेशियम आयोडाइड, और ये है हमारा PbNO3। ये दोनों रिएक्शन करवा रहे हैं। ये रिएक्शन करते ही जो येलो सब्सटेंस बन रहा है ना, ये येलो सब्सटेंस ही हमारा PbI2 नया जो प्रेसिपिटेट है वो बनता है। ये येलो जो सब्सटेंस है ना, बाकी पानी के साथ नहीं घुलेगा, ये नीचे ही बैठ जाएगा। ये नीचे इसलिए बैठ जाएगा क्योंकि पानी के साथ इनसॉल्युबल होता है। रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ने के लिए आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझने पड़ेंगे। ऑक्सीडेशन होती है जब किसी भी चीज़ के साथ ऑक्सीजन लग जाती है। ये कोई भी चीज़ है, ये X है कुछ भी, अगर इसमें अगर ऑक्सीजन आ गई या फिर इसने हाइड्रोजन को लूज कर दिया, या अगर या तो इसने ऑक्सीजन ले ली या हाइड्रोजन को लूज कर दिया, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, देखो ये लिखा होगा, सब्सटेंस लूजेज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भूल जाओ, आपको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ही नहीं अभी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वगैरह आपको पढ़ने थर्ड लेसन में। लूजेज और गेन इलेक्ट्रॉन हटा दो डिफाइन में से, इतना फोकस करो। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन कर रहा है या फिर हाइड्रोजन लूज कर रहा है, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। और अगर कोई एलिमेंट X है, ये बिल्कुल उल्टा, अगर वो ऑक्सीजन दे रहा है और हाइड्रोजन ले रहा है, वो कहलाएगा रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में याद रखना, O से याद रखना, ऑक्सीजन आती है। अब समझ लो अगर ऑक्सीजन इसमें आ गई तो रिडॉक्स में क्या जाती है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जाती है रिडॉक्स में तो क्या आती है, हाइड्रोजन। अब रिडॉक्स में हाइड्रोजन आती है तो ऑक्सीडेशन में जाती है। ये है ना, एक बार अच्छे से रट लो, अच्छे से समझ आ जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जो चीज़ें ऑक्सीडेशन को कराने में हेल्प करती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो चीज़ें रिडक्शन करने में हेल्प कराती हैं वो होती हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अ सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइजेस अनदर सब्सटेंस एंड खुद रिड्यूस हो जाती है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कराती है। देखो रुको, मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। देखो ये है Fe प्लस CuSO4। अब Fe क्या SO4 हो गया, तो Fe ने SO4 यानी ऑक्सीजन ले ली ना Fe ने, तो Fe ने ऑक्सीजन ली तो वो उसने करा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। Fe करता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और CuSO4 ने देखो अपनी ऑक्सीजन लूज कर दी, तो CuSO4 अब O था इसके पास, अब O हट गया है, O हट गया यानी कि क्या हो गया, रिडक्शन हो गया है। ये हो गई हमारा रिडक्शन। अब देखो, जो चीज़ ऑक्सीडाइज होती है ना, जो चीज़ ऑक्सीडाइज होती है वो होती है हमारी रिड्यूसिंग एजेंट, और जो चीज़ हमारी रिडक्शन से अंडरगो हो रही है ना वो होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस यही समझने वाला है। अब देखो वापस से एक और एग्जांपल के साथ, मैंने जो यहाँ लिखा हुआ है Fe जो है हमने रिड्यूसिंग एजेंट मार्क कर रखा है, हमारा जो CuSO4 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैंने ये भी बता दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, ZnO प्लस C गिव Zn प्लस CO। अब देखो ये ZnO था, सिर्फ Zn बन गया, मतलब ऑक्सीजन हट गई यानी ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। यहाँ हो रही है हमारी रिडक्शन। ठीक है, अब C था, वो पहले C था, अब CO हो गया है। अब C पहले सिंपल था, उसने ऑक्सीजन पा ली यानी वो क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन। अब इसका ठीक उल्टे होते हैं एजेंट, जो रिडक्शन करवाता है वो हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो हमारा ऑक्सीडेशन करा रहा है वो हो जाता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। यही लिखा होगा। ZnO मैंने बता दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हमारा जो C है वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप ये दो एग्जांपल समझ में आ गए हो। अब देखो पहले ना बस ये फाइंड आउट कर लो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, अब और उसके ठीक अपोजिट लगा दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक समझ लो। अब देखो जो भी दो चीज़ें मैंने मिलाई, कुछ भी x प्लस वाई मैंने कुछ भी मिलाया, x प्लस वाई मिलाने के बाद मुझे कोई भी चीज़ मिल रही है, एक्स वाई मिल रही है, और अगर इसके साथ मुझे हीट भी मिल रही है, और अगर हीट निकल रही है, हीट निकलना कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और समझ लो अब मैंने कोई भी x प्लस वाई चीज़ को मिलाया, वो मिल नहीं रही है, उनको मिलाने के लिए मैंने हीट का यूटिलाइज करा, इसमें हीट डाली और मुझे वो चीज़ मिली। तो जिस चीज़ में मैं हीट को डालता हूँ, सप्लाई करता हूँ, वो कहलाता है एंडोथर्मिक। हीट को डाला, एंडो डालना, और एक्सो यानी जब मैंने वो रिएक्शन कराया तो अपने आप हीट बाहर आने लगी, जब बाहर आती है हीट तो एक्सोथर्मिक, और जब मैं हीट डालता हूं किसी रिएक्शन के अंदर तो वो कहलाता है एंडोथर्मिक।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हीट इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है, जैसे Al प्लस Fe2O3 हमको देता है Al2O3 प्लस Fe। अब देखो ये भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि क्या एल्यूमिनियम जो है वो Fe से ज्यादा रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम Fe को हटाकर Al2O3 खुद बना लेगा, Fe बेचारा बोलेगा मैं कहाँ जाऊँ, अकेला बैठा रहता है। प्लस हमको हीट भी मिली, ये हीट इंडिकेट कर रही है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, पूछ लेंगे, सॉरी एंडो नहीं एक्सो। कभी कभार एग्जाम में पूछ लेंगे, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट तो है ही, और क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वापस से CH4 प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन हमको क्या CO2 प्लस H2O दे रहा है। अब C ने भी ऑक्सीजन गेन करी, H ने भी ऑक्सीजन गेन करी, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। प्लस हमको हीट भी मिलेगी, तो ये हीट क्या बताती है, ये हो रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में देखो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा वाटर प्लस सनलाइट, सनलाइट हमारा हीट इन्होंने यूज करी, इनको हमने हीट देनी पड़ी। इसका ना सबसे अच्छा रटने का तरीका बता देता हूँ। एक्सोथर्मिक में ना प्रोडक्ट्स में हीट निकलने का आपको दिख जाएगी, और एंडोथर्मिक में आपको रिएक्टेंट्स में हीट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो, ठीक है। प्लस हमको क्या, ये हमारी हीट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दिस रिएक्शन, हमको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट अगर आप दे दोगे, प्लांट की बात हो रही है भाई, क्लोरोफिल भी अगर इसमें मिल जाए तो हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन प्लांट्स हटा देते हैं। मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। जब भी कोई चीज डिकम्पोज होती है तो उसको हीट देनी पड़ती है। हमने पढ़ा ऊपर एंडोथर्मिक क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन देखा था ना ऊपर, थर्मल डिकम्पोजिशन कहाँ गया, ये हमने इसमें भी हीट दी थी ना, H2O2 प्लस हमारा क्या, सॉरी ये जो था, हमने जैसे इसको हीट दी, हमने सनलाइट दी, सनलाइट से फटाफट H2O प्लस ऑक्सीजन में टूट गया, इसलिए ही ये हमारा क्या बोलते हैं, हीट वाला है। इसमें भी देखो हमने HgO जब लिया था उसको भी हीट देनी पड़ी थी, देख रहे हो ना, बर्नर से हीट दे रहे हैं उसमें, एंडोथर्मिक। हमको फिर मिल गई थी हमारी Hg+O2, समझ में आया। इसमें हम जब हीट हमारे रिएक्टेंट्स को देते हैं तो वो एंडोथर्मिक कहलाता है, और जब हमारा प्रोडक्ट कुछ बन के वो हीट रिलीज कर रहा है तो वो हो जाता है एक्सोथर्मिक। करोजन देख लो, करोजन मतलब वही जंग लगना, ठीक है, जंग लगना, या फिर हमारा जो कोई मेटल पड़ा उसमें करोजन हो जाती है, उसमें अगर कोई नई चीज लेयर फॉर्म हो जाती है किसी चीज की तो वो करोजन कहलाता है। ग्रेजुअल deterioration of a material, usually a metal, by the action of moisture, air और chemicals in the surrounding। ये कोई चीज पड़ी है, कोई मेटल या सब्सटेंस, उसके आसपास जो भी सराउंडिंग में मॉइस्चर और एयर या केमिकल्स पड़े हुए हैं, अगर वो उसके साथ रिएक्ट करते हैं और अपने आप को खराब करने लग जाता है तो करोजन कहलाता है। बेस्ट एग्जांपल रस्टिंग का, अगर Fe अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और पानी का जो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो हमको मिलती है Fe2O3.xH2O। ये हमारी रस्ट, ठीक है, ये याद करना अच्छे से बाय हार्ट। कभी पूछ लेते हैं रस्ट का फॉर्मूला बताओ, Fe2O3.xH2O, ये होती है रस्ट। Fe पड़ा हुआ था अपने एनवायरनमेंट में, उसने ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्ट करके हमारे को Fe2O3.xH2O दे दिया। कॉपर, हमने कॉपर के देखे बर्तन वो धीरे धीरे ग्रीनिश कलर के हो जाते हैं, तो कॉपर क्या करते हैं, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट .Cu बना लेता है, सॉरी कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेता है। यही होती है हमारी करोजन ऑफ कॉपर। अब सिल्वर के हमने नई नई चीज़ें देखी, जब नई नई आती तो कितनी सुंदर लगती, लेकिन बट कुछ समय बाद वो कैसी काली सी पड़ जाती है, तो ये करोजन ऑफ सिल्वर होता है। अगर Ag को H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं, साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमको सिल्वर सल्फाइड मिल जाएगा जो ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है हमारे सिल्वर की चीज़ों पर। रेंसिडिटी क्या होता है, सबने आलू के चिप्स देखे, आलू के चिप्स के पैकेट को अगर अपन खा लेते हैं, समझ लो आपने खाया और कुछ टाइम के लिए फिर खा के रख दिया, अब इच्छा नहीं हो रही, भूख नहीं हो रही, और पैकेट खुला था, वो पैकेट खुला 4-5 एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते बाद आकर देखना उस पैकेट से बास आने लगेगी, वो चिप्स भी जो है ना एकदम सॉगी से हो जाएंगे, उनमें से स्मेल आने लगेगी, खाने लायक भी नहीं बचेंगे। तो ये क्या होता है, वो जो चिप्स है ना वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं। अब चिप्स के अंदर क्या है, फैट्स और ऑयल्स हैं, तो वो जो फैट्स और ऑयल्स है ना वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर लेते हैं फॉर, अगर अपन लंबे समय तक रख देंगे, और फिर क्या गंदी स्मेल देते हैं, बैड टेस्ट भी आता है, और रेंसिड फूड कॉज स्टमक इन्फेक्शन और कंजप्शन, अगर अपन खा लेंगे ना तो स्टमक इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो हम प्रिवेंशन क्या करते हैं, हम एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं। जो पैकेट आते हैं ना चिप्स का वो एकदम एयर टाइट होता है, उसके अंदर कोई भी एयर जा ही नहीं सकती, और जो चिप्स के अंदर जो हवा अपने लेस तो फेमस ही इस चीज़ के लिए, पैकेट को खोलेंगे नहीं, थोड़े से चिप्स रहेंगे बाकी हवा भरी रहती है, वो हवा नहीं होती, वो नाइट्रोजन गैस होती। क्यों,
क्योंकि अगर हमने पैकेट के अंदर ऑक्सीजन गैस रख दी तो वो जो चिप्स है ना वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और उनके फैट एंड ऑयल पहले ही रेंसिडिटी कर लेंगे, इसलिए रेंसिडिटी ना हो इसलिए ऑक्सीजन की जगह उसमें नाइट्रोजन डाली जाती है। रेफ्रिजरेशन यानी फ्रिज में रख देंगे, फ्रिज में चिप्स नहीं रख सकते, पर दूसरी चीज़ें जैसे अचार की भी रेंसिडिटी हो जाएगी अगर आप खुली देर अगर बहुत देर तक उसको खोल के रखो। अचार भी ऑयल में रखते हैं ना, तो ऑयल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रेंसिडिटी हो जाएगी, इसलिए हम अचार को फ्रिज में स्टोर करते हैं। एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रिजर्वेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रिजर्वेटिव्स भी आप हमारे उसमें डाल सकते हैं। प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हैं, उनमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होने देते, बड़े केमिकल्स होते हैं, इसलिए हमको जो हमारे नेचुरल वे है जैसे कि हम रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स में रख सकते हैं, ये ज़्यादा फॉलो करना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ ये वाला जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस जो फर्स्ट चैप्टर था केमिस्ट्री का, ये खत्म होता है। आई होप समझ आया होगा पूरा। फिर भी अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, आई विल सॉल्व योर डाउट। सो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।